दोस्तों वेलकम टू डेली की एक्सप्लेनेशंस में अब तक हमने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हम पहले 5 एपिसोड्स को कवर कर चुके हैं और आज वाली थर्ड वीडियो में हम एपिसोड 6 और 7 की कहानी को जानेंगे। इसे समझने के लिए आपको मेरी पिछली 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, या फिर आप एपिसोड्स को ही देख सकते हैं जो कि आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। और हाँ, अगर आप इट वाली किताब ही पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो मन चाहे उस पर क्लिक कीजिए। So now with that said, let's roll the intro. तो 6th एपिसोड के शुरुआत में कहानी 1935 में जाती है जहां हमें जुनिपर हिल असाइलम का सीन दिखाया जाता है। उस टाइम पे इनग्रिड यंग थी और जुनिपर हिल में काम करती थी। इनग्रिड एक मेबल नामक बच्ची को अपने साथ असाइलम के बेसमेंट में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि मेबल बोली थी कि एक क्लाउन उसे इसी जगह पे मिलने बुलाया था। मेबल बहुत ज्यादा डरी हुई थी लेकिन इनग्रिड जबरदस्ती उसे यहाँ लेके आ गई थी। तभी हम इस जगह पे पेनीवाइज वाले रेड बलून को देखते हैं और बलून फ्लोट होके डोर तक जाता है। फिर एकदम से पेनीवाइज इस बलून को पकड़ता है और इन दोनों के सामने भी आ जाता है। यहीं पे इंट्रो सीन कट होता है। यहाँ से कहानी वापस 1962 वाले टाइमलाइन पे आती है जहाँ हैनलन अपने बेटे विल को डांट रहे होते हैं क्योंकि विल मना करने के बावजूद बाहर गया, देन टनल्स में घुस गया जहाँ वो अपने पिता के हाथों खत्म भी हो सकता था। इनफैक्ट वहाँ एक्सीडेंट हुआ भी और उसमें हैनलन का बेस्ट फ्रेंड पॉली खत्म हो गया। विल अपने पापा पे उल्टा चिल्लाता है सेइंग कि वो अपने फ्रेंड्स को बचाने बार बार जाएगा चाहे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। इनफैक्ट विल तो अपने पिता से ये तक कह देता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूं जो कि अपने फ्रेंड को नहीं बचा सका। ये सुन के हैनलन आग बबूला हो जाते हैं और विल को जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। इससे बाप बेटी की रिलेशनशिप काफी हद तक खराब हो गई थी और शार्लेट भी हैनलन पे भड़कती है। वहीं टाउन में हर जगह मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स तो थे ही, लेकिन अब एक नया पोस्टर लग रहा था हर जगह एंड दिस वाज अ वांटेड पोस्टर ऑफ हेनरी ग्रोगन, जिसे हम हैंक भी कहते हैं। मतलब वही हैंक ग्रोगन जो कि रोनी के पिता हैं। याद है ना, पिछले एपिसोड में वो जेल जाते वक्त गाड़ी एक्सीडेंट में भाग निकले थे। खैर, विल वापस अपने घर से भाग के फ्रेंड्स ग्रुप से अपनी स्पॉट पे मिलता है और यहाँ लिली इन सबको वो स्टोन या पिलर दिखाती है जो कि टनल्स में ग्लो किया था और इसे देख के ही पेनीवाइज भागा था। लिली यहाँ किसी को भी ये पिलर टच करने नहीं दे रही थी और वो प्रपोज कर रही थी कि ये बच्चे वापस टनल्स में जाके इस पिलर की मदद से पेनीवाइज को निपटा दें। ये सुनकर रॉनी भड़क जाती है सेइंग कि लास्ट टाइम भी ये लोग लिली के कहने पे ही टनल्स में गए और वहाँ कितना हादसा हो गया ये तो हम सब जानते हैं। इस पॉइंट पे लिली और रॉनी में लड़ाई हो जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। इनफैक्ट रॉनी तो लिली से ये तक कह देती है कि काश वो कभी लिली से मिली ही ना होती। रिच इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि ये बच्चे आपस में झगड़े, लेकिन रॉनी गुस्सा होकर यहाँ से निकल लेती है। विल रॉनी को मनाने उसके पीछे जाता है और ये दोनों नीचे थोड़ा बॉन्ड करते हैं। तभी यहाँ विल की माँ शार्लेट कार में आती है और वो विल और रॉनी दोनों को कार में बैठने बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हैलरन और उसके दोस्त अपनी नई जगह को एकदम मस्त बना दिए थे और इस जगह को नाम दिया गया था द ब्लैक स्पॉट। इनफैक्ट जल्द ही ये लोग यहाँ एक बढ़िया पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने वाले थे। नाउ हैलरन के दोस्तों से बताते हैं कि वो लोग ब्लैक स्पॉट में रॉनी के पिता हैंक ग्रोगन को छुपा के रखे हैं। ये सुनते हैलरन गुस्सा हो जाता है कि ये लोग एक वांटेड इंसान को इस जगह पे नहीं रख सकते। लेकिन तभी यहाँ शार्लेट आती है विद विल एंड रॉनी। वो रॉनी को अपने पिता हैंक से मिलवाती है और रॉनी उन्हें सही सलामत देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। नाउ शार्लेट हैलरन को कन्विंस करती है कि वो अथॉरिटीज को इस बारे में रिपोर्ट ना करे। अब हैलरन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन हाँ, वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट भी नहीं करता। इसके बाद हम रिच और मार्ज को देखते हैं जहाँ दोनों बॉन्ड करते हैं। आई मीन मार्ज रिच को अपनी आंख वाली घाव भी दिखाती है और रिच को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिच मार्ज की फर्स्ट एड करने में मदद भी करता है। रिच हमेशा एक प्लेन इस जगह से फेंकता था और उसका एम था कि एक दिन ये प्लेन जो है ना वो मेन स्ट्रीट तक पहुंच जाएगी, उसे क्रॉस कर जाएगी। खैर, आगे हम हैलरन की बात करें तो वो टनल से लौटने के बाद हमेशा पी रहा था और ऐसे में हैलन उससे मिलने आते हैं। हैलन पूछते हैं कि आखिर हैलरन कई घंटों बाद टनल से कैसे बाहर आया और वहां हैलरन के साथ क्या हुआ। हैलरन बताता है कि उसकी जो पावर है यानी जो शाइन है उसका तगड़ा साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये है कि हैलरन मृत लोगों को देख पाता है, लिटरली मुर्दों को घूमते देखता है और इससे बचपन में वो बहुत ज्यादा परेशान होता था। हैलरन की शाइन बहुत पावरफुल थी और ये शाइन उसकी दादी के पास भी थी, ऑल्दो दादी वाली शाइन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी हैलरन की है। तब हैलरन की दादी उसे सिखाई थी कि जो भी बुरी चीजें दिखती हैं उसे वो अपने माइंड के बॉक्स में बंद करके अपने माइंड की गहराई में दबा दे। बहुत मुश्किल से हैलरन ऐसा कर पाया था और तब से उसे मुर्दे नहीं दिखते थे, लेकिन पेनीवाइज उसके इस बॉक्स
बॉक्स को खोल दिया, जिसके बाद हैलरन को वापस मुर्दे दिखने लगे थे। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देख भी पाते हैं कि हैलरन को मुर्दे अभी भी दिख रहे थे, मतलब जब वो हैलरन से बात कर रहा था। हैलरन वाज नॉट श्योर कि वो कैसे दोबारा उस बॉक्स को बंद कर पाएगा, मतलब कर पाएगा भी या नहीं। और हाँ, हैलरन ये भी बताता है कि अगर वो इन मुर्दों को इग्नोर करे तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो नजरें मिलाए या इंटरैक्शन करे तो चीजें बद से बदतर हो जाती है। नाउ लीरॉय हैनलन हैलरन से अब भी मदद मांग रहे थे फॉर दिस केस, क्योंकि दोनों इस खेल में फंसे हैं और इन्होंने जो कुछ भी शुरू किया है उसे अब खत्म तो करना पड़ेगा। लेकिन हैलरन सीधा मना करता है, सेइंग कि वो अब कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। इनफैक्ट हैलरन यहाँ अपने सीनियर यानी कि हैनलन की डिसरिस्पेक्ट भी करता है, उन्हें यहाँ से निकलने को कहता है। ऐसे में हैनलन वार्निंग देके जाते हैं कि आइदर हैलरन अपनी ड्यूटी करे यानी मदद करने के लिए अपना मन बनाए या फिर जेल के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद हैनलन अपने घर जाते हैं, शार्लेट से मिलते हैं जो कि पैकिंग कर रही होती है। शार्लेट बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि हैनलन इनके बेटे विल पे हाथ उठाया था और हैनलन इनको डेरी में रखा था जहां पेनीवाइज का कहर है। हैनलन सफाई देता है कि पहले उसे पेनीवाइज के बारे में नहीं पता था। वैसे शार्लेट हैनलन को यह भी बता देती है कि वो हैंक ग्रोगन को ब्लैक स्पॉट पे छिपाई है एंड शी इज प्लानिंग कि वो हैंक को इस टाउन से सेफली बाहर लेके जाएगी, देन खुद विल के साथ शेरिफ पोर्ट जाएगी, चाहे हैनलन उनके साथ आए या ना आए। इस सबसे हैनलन बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो कंट्री को सर्व करना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं फैमिली इग्नोर हो रही थी। नाउ कमिंग टू स्कूल, वहां पेनीवाइज अगेन लिली को टारगेट करता है, जहां वो लिली को डेस्क पे उसके पिता के कटे हुए होने के विजन्स दिखाता है। लिली वो पिलर निकालती है और पूरी क्लास के सामने अजीब बर्ताव करके भाग जाती है। इसके बाद कैंटीन में रिच और मार्ज साथ बैठते हैं, जहां पैटी अपने ग्रुप के साथ मार्ज के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम इन नर्ड्स के साथ मत बैठो, हमारे ग्रुप में वापस आ जाओ, मतलब उनका जो ग्रुप है ना पैटी केक्स, उसमें आ जाओ। लेकिन मार्ज फाइनली हिम्मत करके ना सिर्फ पैटी को मना करती है बल्कि अपनी इंजर्ड आंख दिखा के उन्हें बहुत ज्यादा डरा भी देती है। मार्ज रिच से बात करती है, जहां वो रिच को नाइट कहती है। क्यों? क्योंकि रिच अपने घर पे रात को एक बॉटल में सूसू कर दिया था। बॉटल में इसलिए क्योंकि वॉशरूम जाने में पाइप से आवाजें आती हैं, ऑफ कोर्स पेनीवाइज की, जिससे वो डरता था। और ऐसे मार्ज कहती है कि पुराने जमाने में जो नाइट्स होते थे वो भी बॉटल में सूसू कर दिया करते थे, तो तुम नाइट जैसे हो गए। रिच यहाँ मार्ज को एक आई पैच भी देता है, जिसे पाकर मार्ज वॉज वेरी हैप्पी और मार्ज पायरेट जैसी हो गई, यानी कि इनकी जो जोड़ी हुई वो हुई पायरेट और एक नाइट की। खैर इसके बाद रिच, मार्ज और विल मिलके ब्लैक स्पॉट जाते हैं, जहां पार्टी का माहौल बन रहा था, मतलब सेटअप वगैरह हो गया था, बस कुछ फाइनल टचेस बाकी थे। और विल यहाँ अपने दोनों दोस्तों को हैंक से मिलवाने लाया था। दूसरी तरफ लिली इनग्रिड से मिलने उनके घर जाती है, लेकिन घर पे कोई नहीं था। इनफैक्ट मेन डोर खुला था। वो घर के अंदर जाती है और घूमते हुए एटिक में पहुंच जाती है। यहाँ उसे इनग्रिड की एक फोटो बुक मिलती है, जिसमें इनग्रिड की फोटोज थी फ्रॉम हर फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, शादी की फोटो, हर तरह की फोटो जिसमें इनग्रिड थी। यहाँ लिली का ध्यान उन फोटोज पे जाता है जिसमें इनग्रिड अपने पिता के साथ थी। एक्चुअली इनग्रिड के पिता हूबहू पेनीवाइज की तरह दिखते थे। जी हाँ दोस्तों, तभी इनग्रिड इस जगह पे आती है और वो काफी क्रीपी वे में लिली से बात करने लगती है। वो लिली को सांत्वना देती है, लेकिन जैसे लिली उन्हें हग करती है वो नोटिस करती है कि पीछे एक फोटो थी जिसमें इनग्रिड के पिता लिटरली पेनीवाइज क्लाउन वाले मेकअप में थे। जी हाँ दोस्तों, इससे लिली चौंक जाती है और इनग्रिड उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उस क्लाउन को देखी हो। इनग्रिड एकदम क्रीपी वे में बातें करने लगती है और लिली नोटिस करती है कि यहाँ इनग्रिड के पास क्लाउन वाली पूरी कॉस्ट्यूम है। यानी उस रात जब सेमेट्री में पेनीवाइज इन पे अटैक किया था तब इन्होंने पेनीवाइज की कई फोटोज ली थी, राइट? वेल, उनमें से कोई भी फोटो में पेनीवाइज बाद में नहीं दिखा था जब ये लोग पुलिस के पास गए थे, एक्सेप्ट वन फोटो जिसमें क्लाउन दिख रहा था। थोड़ा ब्लर ही था लेकिन दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस फोटो में इनग्रिड थी, ना कि पेनीवाइज। जी हाँ, वो क्लाउन बनके उस दिन सेमेट्री में गई थी। लेकिन इनग्रिड ऐसा क्यों कर रही है? वेल, इनग्रिड हर उस जगह जाती है इन क्लाउन मेकअप जहां चांसेस है उसके पेनीवाइज से मिलने के। क्यों? क्योंकि पेनीवाइज हूबहू उसके पिता जैसा दिखता है और इनग्रिड अपने पिता से बहुत ज्यादा क्लोज थी। वो अब भी उन्हें मिस करती है। सो इन अ मैनर इनग्रिड पेनीवाइज के अंदर अपने पिता को देखती है और किसी भी हाल में उससे मिलना चाहती है। इस पॉइंट पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पेनीवाइज इनग्रिड के पिता जैसा क्यों दिखता है? वेल, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। फॉर नाउ हमें 1935 का सीन दिखाया जाता है जब इनग्रिड एज यंग नर्स थी इन जुनिपर हिल और वहां वो मेबल को बोलते सुनी थी कि उसे पेनीवाइज क्लाउन दिखता है और मिलने बुलाया है। इनग्रिड के पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, मतलब काइंड ऑफ गायब हो गए थे, वो एक क्लाउन हुआ करते थे जिनका स्टेज नेम पेनीवाइज ही था। तो जाहिर सी बात है कि इनग्रिड जब मेबल की बात सुनी तो वो आश्चर्य में थी। इसीलिए वो 6th एपिसोड के पहले सीन में मेबल को बेसमेंट में लेके गई थी ताकि मेबल उन्हें पेनीवाइज और वी कैन से इनग्रिड के हिसाब से उसके पिता से मिलवा सके। सो यस, वही सीन वापस आता है जहां पेनीवाइज, ये इनग्रिड के पिता नहीं है, एक्चुअल पेनीवाइज है, वो मेबल को बलून देता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड पेनीवाइज क्रीपली मेबल पे हमला कर देता है और इस हमले में मेबल इनग्रिड से दूर हो जाती है। इनग्रिड एक दूसरे कमरे तक पहुंच गई थी जहां का दरवाजा पेनीवाइज बंद कर देता है। देन वो मेबल को खा गया। मेबल का खून दरवाजे के नीचे बह के इनग्रिड तक आया और डोर के ग्लास से पेनीवाइज इनग्रिड के पिता
का रूप लेके कहने लगा कि डोर खोल दो, कम टू पापा। इनग्रिड वाकई मानने लगी थी कि उसके पापा अब भी वापस आ सकते हैं और तब से 1 साल तक इनग्रिड को रेड बलून्स भी दिखते थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ दिखना बंद हुआ क्योंकि पेनीवाइज 27 साल के लिए सोने चला गया। बट अगेन 1962 में इनग्रिड के अंदर होप जाग गई है कि उसके पिता वापस आ गए हैं और इनग्रिड को लगता है कि पेनीवाइज लिली के पीछे आएगा तो लिली ही इनग्रिड को पेनीवाइज से मिलवा सकती है। इस पॉइंट तक लिली एकदम क्रीप आउट कर चुकी थी और वो पिलर से इनग्रिड के हाथ पे हमला करके यहाँ से भागती है। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लैक स्पॉट प्लेस। वहाँ रॉनी जिद पे अड़ गई थी कि वो तब तक कहीं नहीं जाएगी जब तक उसके पिता सेफ ना हो। विल यहाँ रॉनी के पिता हैंक से मिलता भी है एंड हैंक वाज वेरी हैप्पी कि रॉनी विल की दोस्त है क्योंकि विल वाज अ वेरी कल्चर्ड गाय। वहीं टाउन में कुछ व्हाइट लोग एक बार में इकट्ठा हुए थे और वो हैंक को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हैंक कहाँ छिपा है। तभी यहाँ पुलिसमैन क्लिंट बावर्स आता है सेइंग कि उसे सस्पेंड वगैरह कर दिया गया है, लेकिन उसे एक एनोनिमस टिप मिली है कि हैंक कहाँ है। वो जगह है ब्लैक स्पॉट और अगर सब लोग उसकी मदद करेंगे तो ये लोग कानून को हाथ में लेके खुद से ब्लैक स्पॉट जाएंगे और हैंक को पकड़ लेंगे। इन शॉर्ट व्हाइट लोग जो थे वो ब्लैक स्पॉट पे हमला करने की सोच रहे हैं। वहीं ब्लैक स्पॉट में तो सभी एंजॉय कर रहे हैं एक्सेप्ट हैलरन, क्योंकि हैलरन तो कुछ मुर्दे देख रहा है और बहुत ज्यादा पी चुका है। बारटेंडर रिच और मार्ज को सो कॉल्ड कोक देता है पीने के लिए, लेकिन जैसा कोक का टेस्ट था उस हिसाब से तो ये लगता है कि उसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ था। और यहाँ का जो एक ड्रमर था वो पी के टुल हो गया था, तो म्यूजिक वाले लोग रिच को ड्रम बजाने कहते हैं। रिच भी तुरंत ड्रम बजाता है और वो वाकई बढ़िया बजा रहा था। मार्ज यहाँ रिच से काफी इंप्रेस हो रही थी और इन जनरल ब्लैक स्पॉट का जो माहौल था वो काफी लाइवली था, जैसा क्लब में होता है ना वैसा कुछ। हैलरन का एक दोस्त ब्लैक स्पॉट के बाहर जाके एक लड़की से बात कर रहा था, उसे सेड्यूस कर रहा था, पटा रहा था कि तभी यहाँ ढेर सारी कार्स आती हैं। इन कार्स में से वही बार वाले व्हाइट लोग निकलते हैं जो कि मास्क वगैरह पहने हुए थे और इनके हाथ में गन्स थे। इसी के पैरेलल में हम इनग्रिड को अपने क्लाउन वाले गेटअप में तैयार होते देखते हैं। यहीं पे 6th एपिसोड खत्म होती है। नाउ 7वें एपिसोड के स्टार्ट में 1908 का सीन दिखाया जाता है जहां एक मेला लगा होता है। मेले में बच्चों के सामने एक शो होने वाला था और ये शो था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का। आई मीन ये जो शो है उसमें इट वाला इविल क्रीचर नहीं है, मतलब उसका शो नहीं है ये, रादर जो रियल पेनीवाइज क्लाउन होते थे जो कि इंसान थे और 1908 में एग्जिस्ट करते थे, उनका ये शो है। तो पेनीवाइज स्टेज पे आता है, अपना शो करता है, अपने करतब दिखाता है और बच्चे उसे देख बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। परफॉर्म करते वक्त पेनीवाइज की मदद कुछ स्टाफ कर रहे थे और एक बच्ची भी कर रही थी। स्टाफ्स के बीच हम शो के क्रिएटर एंडी मुशिटी को भी देखते हैं। शो के अंत में स्टेज पे बलून्स गिरते हैं और सारे बच्चे बलून्स लेने के चक्कर में स्टेज पर चढ़ते हैं और एक पूरा भगदड़ मच जाता है। मतलब अच्छा वाला था, सब एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूर से एक बच्चा ये सब बहुत गौर से देख रहा होता है। खैर इसके बाद पेनीवाइज क्लाउन अपना मेकअप उतारने लगता है। वहीं जो बच्ची थी जो कि मदद कर रही थी पेनीवाइज की स्टेज पे, वो अपना क्लाउन मेकअप लगाने लग गई थी और वो अपने फुल मेकअप में पेनीवाइज के सामने आती है। ऑफ कोर्स ये बच्ची उनकी बेटी है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि छोटी इनग्रिड है और पेनीवाइज उसके पिता है जिनका नाम है बॉब। जी हाँ दोस्तों, इनग्रिड अपने पिता को बहुत मानती थी और वो भी उनकी तरह क्लाउन बनना चाहती थी। इनग्रिड के पिता बॉब ग्रे जो कि पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है, वो इनग्रिड को अपना बाव दिखाने कहते हैं, मतलब झुक कैसे सलाम करते हैं ना, वो दिखाने कहते हैं। देन वो इनग्रिड को हाइप करते हैं कि वो दोनों बाप बेटी एक साथ परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पेनीवाइज एंड पेरीविंकल शो। अब पेरीविंकल सुन के इनग्रिड रुक जाती है क्योंकि ये उसकी मॉम का क्लाउन नेम था, मतलब स्टेज नेम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि बॉब पहले किसी बड़े सर्कस में काम करते थे, लेकिन अब वो छोटे मेले में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक होप है कि फ्यूचर में वो और इनग्रिड किसी बड़े सर्कस में काम करेंगे एज फादर डॉटर डुओ। खैर एक रात बॉब का मेले में एक और शो था और शो से पहले वो जंगल के पास स्मोक कर रहे थे। तभी एक बच्चा जंगल से निकल के उनके सामने आता है और ये वही बच्चा है जो कि उस दिन उनकी परफॉर्मेंस दूर से बहुत गौर से देख रहा था। बच्चा बॉब से कहता है कि रैंडम बच्चे तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। बॉब इस बच्चे को यहाँ से जाने कहता है, लेकिन बच्चा कहता है कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तभी जंगल से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और बच्चा कहता है कि वही मेरी माँ है। बॉब फौरन बच्चे के साथ जंगल में जाते हैं, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं लौटते। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये बच्चा इट था जो कि बॉब को ना सिर्फ खत्म कर दिया, बल्कि इसी पॉइंट से वो बॉब का पेनीवाइज वाला रूप लेने लग गया ताकि वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। मतलब वो देखा था कि जब बॉब पेनीवाइज बनते थे तो बच्चे उनकी तरफ भागते थे। वहीं मेले में इनग्रिड अपने पिता को खोज रही थी और ऑर्गेनाइजर्स से उसे पता चलता है कि उसके पिता गायब हैं। इनफैक्ट खोजने पे लोगों को बॉब की बस एक रुमाल मिली थी जो कि उनके खून से लथपथ थी। सबका शक था कि शायद वुल्व्स वगैरह बॉब को खा गए होंगे और इस तरह से दोस्तों इनग्रिड अपने पिता को 1908 में खो दी थी। खैर कमिंग टू 1962, व्हाइट लोग ब्लैक स्पॉट के बाहर मास्क पहने और फायर आर्म्स लिए खड़े थे। वो लोग बार के अंदर आते और कहने लगते हैं कि उन्हें बस हैंक चाहिए और हैंक को जैसे ही ये लोग सौंप देंगे तो ये लोग भी चुपचाप चले जाएंगे। अभी हैलरन बाहर आता है सेइंग कि हैंक यहाँ नहीं है और ऐसे में व्हाइट लोग कहते हैं कि वो ब्लैक स्पॉट को सर्च करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए ब्लैक स्पॉट वाले लोग मना करते हैं और ऐसे में माहौल यहाँ का थोड़ा सा गर्म हो गया था। ब्लैक स्पॉट पे एक
व्हाइट लड़की नॉर्मा प्राइस भी थी और एक व्हाइट मास्क पहना हुआ बंदा उसे यहाँ से भागने को कहता है, सेइंग कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरूर वो नॉर्मा प्राइस का बाप रहा होगा और ये वही आदमी है जो कि इनिशियल एपिसोड्स में इंस्पेक्टर को फोर्स किया था टू अरेस्ट हैंक। एनीवेज इस पॉइंट पे हैंक खुद बाहर आता है, सेइंग कि वो अपनी वजह से दूसरों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन अब तक तो सिचुएशन डेडलॉक वाला बन चुका था। मतलब ब्लैक लोग थे, वो भी गन्स निकाल चुके थे और दोनों तरफ से दोनों लोग एक दूसरे की तरफ गन तान दिए थे। ऐसे में व्हाइट लोगों का लीडर क्लिंट बावर्स कहता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो बाहर निकलते तुरंत ही ब्लैक स्पॉट को बाहर से लॉक कर देता है ताकि अंदर वाले लोग बाहर जा ही ना सके। देन व्हाइट मास्क पहने लोग बाहर से ना सिर्फ गोलीबारी शुरू करते हैं बल्कि वो मोलोटॉव होता है ना, बोतल में आग लगा के वो सब अंदर फेंकने लग जाते हैं और इससे ब्लैक स्पॉट के अंदर भयानक आग लगती है। इससे अंदर की हालत खराब हो जाती है जहां पूरी तरह से आग फैल चुकी थी। आग के बीच हैलोरन को घोस्ट्स दिख रहे थे और वो अपनी शाइन का इस्तेमाल करके एक एरिया ढूंढता है जहां से बचा जा सकता था। दरअसल ब्लैक स्पॉट के अंदर एक जगह पे फ्रिज पड़ी थी, वहां के नीचे की जो फ्लोर थी वो हॉलो थी और उस जगह को अगर फ्लोर को तोड़ा जाए तो अंदर घुस के आप ब्लैक स्पॉट के बाहर उस पार निकल सकते हैं। हैलोरन तुरंत खुद को बचाने के लिए फ्रिज हटाता है, फ्लोर को तोड़ता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक घोस्ट को देखता है जो कि इस लैंड के नेटिव इंडियंस की लीडर हुआ करती थी। मतलब जो चीफ थी ना, वही चीफ जिनके दफन होने वाली जगह पे एक पिलर को भी दफनाया गया था। तो हाँ, हैलोरन उनसे इंटरैक्ट करता है और वो भी हैलोरन को देखती है। वहीं ब्लैक स्पॉट में नोरीम नामक एक लेडी बहुत बुरे हाल में थी और तभी पेनीवाइज उसके सामने आता है, सेइंग कि मुझे बाहर का रास्ता पता है। लेकिन अगले ही क्षण वो नोरीन को खा रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, पेनीवाइज डरे हुए लोगों को खाने लगा था और उसे ऐसा करते रॉनी देख भी लेती है। पेनीवाइज रॉनी से हंसते हुए पूछता है कि क्या मेरे चेहरे पे एक चेहरा है, और ये सुनते रॉनी भागती है। लेकिन तभी रॉनी के पास वो इंडियन चीफ आती है जिसके साथ हैलोरन भी था। बेसिकली हैलोरन अब खुद भागने के बजाय लोगों की मदद करने लग गया था, लेकिन तभी इनके सामने पेनीवाइज आता है। वो हंसते हुए हैलोरन से कहता है कि तुम काफी कुछ देखते हो ना, लेकिन तुम जिन्हें देखते हो वो अब तुम्हें भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि मुर्दे अब हैलोरन को भी देख रहे थे। इनफैक्ट हम कई मुर्दों को देखते हैं जो कि हैलोरन की तरफ बढ़ने लगे थे। हैलोरन उस इंडियन चीफ से पूछता है कि मुझे दिखाओ कि बच्चे कहाँ हैं ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। वहीं बाहर व्हाइट लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे एंड दे वर प्राउड कि इस आग से तो अंदर वाले कोई भी नहीं बचेंगे, इंक्लूडिंग हैंक। लेकिन अंदर हैलोरन लोगों को निकलने का वो फ्लोर के नीचे वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते से विल, हैंक, रॉनी निकलते हैं। इनफैक्ट रिच और मार्ज भी इस दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक बीम कोलैप्स करती है जिससे रिच और मार्ज का रास्ता ब्लॉक होता है। रिच मार्ज को एक बॉक्स में छुपने कहता है क्योंकि इसमें आग से बचा जा सकता था, लेकिन बॉक्स में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी। रिच कहता है कि हम दोनों फिट हो जाएंगे, लेकिन जैसे मार्ज अंदर जाती है रिच बक्सा बंद करके खुद ऊपर लेट जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिच जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर था फ्रॉम द सीरीज, वो अपनी जान को कुर्बान करके मार्ज को बचा रहा था। रिच कहता है कि वो एक नाइट है ना, तो नाइट का काम है फेयर लेडी को प्रोटेक्ट करना, जो कि वो कर रहा है। यहाँ रिच और मार्ज एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। इनफैक्ट रिच तो स्कूल के पहले दिन से ही मार्ज को पसंद करता था, काइंड ऑफ लाइक लव एट फर्स्ट साइट। इट वाज क्लियर कि भले मार्ज इस आग से बच जाए, लेकिन रिच तो नहीं बच पाएगा। वहीं बाहर व्हाइट लोग यहाँ से निकल गए थे, बस इनग्रिड का हस्बैंड रुका था क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी इनग्रिड यहाँ आती है जो कि क्लाउन मेकअप में थी। इनग्रिड का पति इनग्रिड को इस रूप में देख के भड़क जाता है, सेइंग कि वो उसे पीटेगा अगर वो अपना ये मेकअप सब नहीं उतारी तो। लेकिन तभी पीछे आता है पेनीवाइज। वो इनग्रिड के हस्बैंड का सर ही आधा निकाल देता है और फिर खाने लग जाता है। वहीं इनग्रिड पेनीवाइज को देख ये समझ रही थी कि ये तो मेरे पिता हैं। अब यहाँ रिवील होता है कि पुलिसमैन क्लिंट बावर्स को इनग्रिड ही बता दी थी कि हैंक ब्लैक स्पॉट में छिपा है। क्यों? ताकि यहाँ वायलेंस हो, और जहाँ वायलेंस होगा वहाँ पेनीवाइज आएगा ही, और पेनीवाइज आएगा तो इनग्रिड उससे मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों इनग्रिड अपने पिता को वापस देखने के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। पेनीवाइज इनग्रिड से कहता है कि शो मी योर बाउ, और इनग्रिड बाउ करती है और ट्रम्पेट बजाती है। पेनीवाइज ताली बजाता है, सेइंग कम टू पापा। इनग्रिड पेनीवाइज से गले लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि पेनीवाइज का मन था कि वो इनग्रिड को भी खा जाए, बट फॉर सम रीजन वो खुद को कंट्रोल करता है। वो इनग्रिड से कहता है कि यू डिड गुड, यू डिड वेरी वेरी गुड। इसके बाद पेनीवाइज कहता है कि अब उसके सोने का टाइम आ गया है और वो जा रहा है, लेकिन डोंट वरी, वो वापस आएगा, वो हमेशा वापस आता है। इनग्रिड उसे रोकने की कोशिश करती है, उसके हाथ पकड़ती है, लेकिन पेनीवाइज अजीब तरह से सलाइवा टपकाते हुए इनग्रिड को घूरता है। इस मोमेंट पे इनग्रिड को समहाउ पता नहीं कैसे रियलाइज होता है कि ये उसके पिता नहीं है। आई मीन जब वो सर खा रहा था तब रियलाइज नहीं हुआ, बट अब हुआ है। एनीवेज रादर उसे पता चलता है कि ये कोई बहरूपिया है। इनग्रिड पेनीवाइज से पूछने लगती है कि वो कौन है और उसने इनग्रिड के पिता के साथ क्या किया है। पहले तो पेनीवाइज कहता
कहता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन तुरंत वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को खा गया था, लेकिन वो हमेशा मेरे अंदर जिंदा है। ये कह के पेनीवाइज इनग्रिड की तरफ बढ़ता है और इनग्रिड डरने लगती है। वो अपना क्लाउन विग सब निकाल देती है, लेकिन तभी पेनीवाइज अपना मुंह खोल के अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाता है, विच आर द 3 ऑरेंज लाइट्स, जिसे हम डेड लाइट्स भी कहते हैं। ये देखते इनग्रिड मूर्ति की तरह बन जाती है, जहाँ वो जिंदा तो है लेकिन उसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है। यहीं पे सीन कट होता है। खैर कुछ समय बाद फायर डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ आके आग बुझाते हैं, बट इट वॉज टू लेट। ब्लैक स्पॉट पे कई लोग खत्म हो चुके थे, इंक्लूडिंग रिच। जी हाँ दोस्तों, रिच नहीं बच पाया, लेकिन मार्ज बक्से के अंदर बच गई थी। यहाँ रॉनी और विल आके रिच की लाश के पास बहुत रोते हैं। हम नॉर्मा प्राइस को भी देखते हैं, जो कि हंसे जा रही थी एज इफ वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। वहीं मेडिक टीम इनग्रिड को लेके जा रही होती है और एकदम से इनग्रिड की आंखें मूव होती है, और आंख मूव होके देखी किसे? वेल, बच्चों को। अगर आपको याद ना हो तो 2016 वाली साइकिल में हम फिर से इनग्रिड को देखते हैं, जो कि बेवर्ली को डराई थी। इनग्रिड बेसिकली जुनिपर हिल जा रही है, जहां वो लाइफ टाइम के लिए रह जाएगी। एनीवे, स्टोरी में आगे हैनलन और शार्लेट भी आते हैं एंड दे वर हैप्पी एज वेल एज शॉक्ड। हैप्पी इसलिए क्योंकि उनका बेटा विल बच गया है, लेकिन शॉक्ड क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया था। रॉनी तुरंत शार्लेट को बताती है कि मेरे पिता हैंक भी बच गए हैं और फिलहाल वो जंगल में है। शार्लेट तुरंत हैंक से मिलने जंगल में जाती है और वो हैंक से मिलती है। देन शी वाज प्लानिंग कि वो हैंक के कपड़े बदलवा के उसे यहाँ से चुपचाप निकाल लेगी, देन किसी तरह बॉर्डर के उस पार लेके जाएगी विद न्यू आइडेंटिटी, ताकि हैंक अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। वहीं हैनलन हैलरन से मिलता है, जो कि बुरी हालत में था। हम देख पाते हैं कि उसके आसपास कई मुर्दे थे जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और इससे हैलरन को कई आवाजें सुनाई दे रही थी। इनफैक्ट उसके दोस्त जो कि ब्लैक स्पॉट फायर में खत्म हुए हैं, वो भी हैलरन के ऊपर चढ़ रहे थे, सेइंग कि ये सब क्या कांड हो गया, हैलरन को सब ठीक करना होगा। तब यहाँ कर्नल फुलर आते हैं, जो कि कहते हैं कि हैलरन और हैनलन दोनों को अब बेस पे जाना होगा क्योंकि इट वापस स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन हैलरन कहता है कि इट अब यहाँ नहीं है। जी हाँ, पहले हैलरन इट को आराम से फील कर पाता था, लेकिन अब एकदम फील नहीं कर पा रहा, एज इफ इट एकदम से गायब हो गया है, सोने चला गया है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इट जो फाइनल कांड करता है, जो कि यहाँ हुआ है ब्लैक स्पॉट वाला, तो इसके बाद वो 27 साल के लिए सोने चला जाएगा। आगे हैलरन बताता है कि जब वो उस इंडियन किड के हेड में गया था तो वो पिलर्स देखा था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं पता था। ऑल्दो एक पिलर उस जगह पे दफनाई गई थी जहां नेटिव इंडियन के वॉर चीफ सेस्की को दफनाया गया था। अब दोस्तों वही चीफ सेस्की ब्लैक स्पॉट वाले इंसिडेंट पे एज घोस्ट आई थी, जिसे हैलरन अब भी देख पा रहा था, और सेस्की का पीछा करके वो उनके बरियल वाला जगह ढूंढ लेगा, यानी कि अगर वहां खुदाई की जाए तो एक पिलर मिल जाएगा। हम देखते हैं कि हैलरन अपने सामने वॉर चीफ को देख भी पा रहा था। फिर इसके बाद हैलरन अपनी बीवी शार्लेट को बताता है कि इट अब सो चुका है और वो वापस नहीं आएगा फॉर लॉन्ग टाइम। इसलिए हैलरन पिलर को ढूंढने वाला फाइनल मिशन पूरा करके हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ डेरी से निकल जाएगा। एनीवेज, अगले दिन रेडियो पे ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट का जिक्र होता है, जहां बताया जा रहा था कि ब्लैक स्पॉट पे इलेक्ट्रिकल इश्यूज की वजह से आग लगी है। इनफैक्ट फायर डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन बॉब मैककॉर्मिक ये तक कह रहे थे कि ब्लैक स्पॉट वाली जगह तो इलीगल प्लेस थी। देन स्टैन कर्श, जो कि इनग्रिड का हस्बैंड था और आग लगाने वालों में से एक था, उसके खत्म होने की न्यूज को ऐसे बताया जा रहा था कि स्टैनली कर्श तो वहां लोगों को बचाने गया था, जिसके कारण वो खत्म हुआ। यानी कि दोस्तों पूरा ब्लेम ब्लैक लोगों पे डाल दिया गया, इलेक्ट्रिकल इश्यूज पे डाल दिया गया, और व्हाइट लोगों को सेवियर बताया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वहां क्या हुआ है, इसका ठीक उल्टा हुआ है। वैसे न्यूज में यह भी था कि फायर में हैंक ग्रोगन भी नहीं बचा, जबकि अगेन हैंक ग्रोगन जिंदा है। मतलब इस न्यूज में जो बोला गया है उसका उल्टा उधर हुआ है। दूसरी तरफ हम नेटिव इंडियंस को मिलते देखते हैं, जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि ऑगरी इज फाइनली ओवर। ऑगरी बोले तो वो खराब इंसिडेंट जिसके बाद पेनीवाइज सोने चला जाता है, एंड इन दिस केस इट वाज द ब्लैक स्पॉट फायर। इसका मतलब यह है कि अब पेनीवाइज सोने चला गया है। इस पूरे साइकिल में 17 बच्चे खत्म हुए और ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट में 23 लोग समाप्त हुए हैं। नेटिव इंडियंस में डयानी नाम की लड़की कहती है कि हर 27 साल पे ये सब होता है और हम बस देखते रह जाते हैं, बट रोज कहती है कि हम ऑलरेडी पेनीवाइज को डेरी में फंसा के रखे हैं, तो ऐसे काउंट करो कि हम कितनी जाने बचा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कितनी जाने जा रही हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसके एल्डर्स कहते हैं कि अब हम फिर मिलेंगे 27 साल बाद। अब अगर शार्लेट की बात की जाए तो वो हैंक को अपने घर पे लेके आ गई थी। वो हैंक को आर्मी वाला ड्रेस पहनाती है ताकि कोई हैंक पे शक न करे। देन उसे अपने साथ रोज के घर लेके जाती है। रोज के घर इसलिए क्योंकि रोज ही उसकी मदद कर सकती थी टू गेट हैंक आउट ऑफ दिस प्लेस। जाते जाते शार्लेट विल से कहती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता। वहीं रॉनी और मार्ज लिली के घर जाके उसको बताते हैं कि ब्लैक स्पॉट वाली फायर में रिच नहीं बचा। ये सुन के लिली बहुत ज्यादा टूट जाती है और ये तीनों अपनी उस स्पॉट पे जाते हैं जहां मार्ज रोती है, सेइंग कि रिच कभी भी एरोप्लेन को रोड के पार नहीं पहुंचा सका। नाउ कमिंग टू हैलरन, वो नेटिव इंडियन वॉर चीफ सेस्की के घोस्ट का पीछा करके उस जगह को ढूंढ लिया था जहां चीफ की बड़ियल थी, और अब वहां पे आर्मी वाले खुदाई करना शुरू कर दिए थे टू फाइंड द पिलर। हम सेस्की के घोस्ट को ये सब देखते हुए भी पाते हैं। तो यस, काफी खुदाई होती है जहां फाइनली इन्हें एक टर्टल का शेल मिलता है। शेल को ओपन करते उसके अंदर इन्हें फाइनली एक पिलर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी तुरंत पिलर को सील करके ले जाने लगती है
और ये देख के हैनलन कंफ्यूज होता है। बेसिकली हैनलन को ये बताया गया था कि हम पिलर्स खोज के उसको और अंदर तक ले जाएंगे, यानी पेनीवाइज का रेंज और कम करेंगे एंड देन उसे पकड़ लेंगे। लेकिन आर्मी वाले तो पिलर को लेके कहीं और जा रहे थे। कर्नल फुलर कहता है कि अब तो पेनीवाइज 27 साल के लिए सो गया है ना, तो हमारे पास 27 साल है इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हैनलन को ये बात पसंद नहीं आती और वो समझ जाता है कि आर्मी का रियल मोटिव कुछ और ही है। दूसरी तरफ शार्लेट रोज के घर जाती है टू आस्क फॉर हेल्प। आई मीन हैंक को बॉर्डर पार करवाना है और ये थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि सब मान रहे हैं कि हैंक आग में खत्म हो गया है। ऑल्दो हैंक को नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, नई आइडेंटिटी चाहिए होगी। तभी रोज के घर पे एक इंडियन बंदा आता है और वो बताता है कि आर्मी वाले एक पिलर को ढूंढ लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा एक दूरबीन से आर्मी की पूरी ऑपरेशन देख लिया था। वहीं आर्मी वाले तुरंत पिलर लेके अपनी फैसिलिटी पे पहुंचते हैं और वो इस पिलर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले थे, रादर इसे लावा में डाल के पिघलाने वाले थे, जलाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वो ऐसा करते हैं, हैनलन यहाँ आता है और सब पे गन तान के उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तभी ऊपर से जनरल शॉ उसे रोकते हैं और बात करने के लिए बुलाते हैं। हैनलन उनसे बात करता है जहाँ जनरल शॉ बहुत अजीब बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं लेकिन अपने लोगों से है। अमेरिकन एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं और ग्रुप्स यहाँ बनने लग गए हैं, जैसे कोई एंटी न्यूक ग्रुप के अंदर है, कोई वुमेन्स मूवमेंट में है, रेस राइट्स हो रहे हैं एंड व्हाट नॉट। पूरा देश फ्रैक्चर कर रहा है और सबको बस इससे मतलब है कि उनके हिसाब की चीज होनी चाहिए। दे वांट द बिगेस्ट पीस ऑफ द पाई। ऐसे में दूसरे देश वाले अमेरिका को हरा देंगे और इसलिए जनरल शॉ का मानना था कि इस देश को सिर्फ एक चीज बचा सकता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि लोगों को लाइन पे ले आए, एंड दैट इज फियर, यानी कि डर। जी हाँ दोस्तों, जनरल शॉ पेनीवाइज का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वो पूरे अमेरिका को फियर फील करवा सके। इन शॉर्ट, वो पेनीवाइज को पकड़ना या बाउंड करना चाहते ही नहीं थे, रादर उसे फ्री करना चाहते थे। जनरल शॉ का मानना था कि पेनीवाइज हर 27 साल में एक बड़ा कांड करता है, कुछ बच्चों को खा जाता है एंड ऑल दैट, जो कि एक तरह की कुर्बानी होगी। लेकिन इफ यू लुक एट डेरी, पेनीवाइज के कांड के बाद 27 साल पूरा टाउन एकदम शांति से और अच्छे से रहता है। ब्लैक स्पॉट फायर इंसिडेंट के बाद आज टाउन शांत है, सब कंट्रोल में है, कहीं कुछ लूटिंग या चोरी वगैरह नहीं हो रही। ये थॉट प्रोसेस मुझे कहीं ना कहीं पर्ज मूवी जैसी लग रही थी, जहां साल में एक बार सब लोग पर्ज करते थे। ऑफ कोर्स हैनलन इस विचारधारा से अग्री नहीं करता और वो जनरल पे ही बंदूक तान देता है, सेइंग कि पिलर को लावा में नहीं डाला जाएगा। लेकिन तभी पीछे से फुलर आके हैनलन पे अपना गन तान देता है और मजबूरन हैनलन को अपना गन नीचे करना पड़ता है। बस फिर क्या था, पिलर को खोलते हुए लावा में डाल दिया जाता है। इसके बाद हैनलन यहाँ से निकल जाता है और जनरल कहते हैं कि यू डिड इट सन। हैनलन के जाते वो फुलर से कहते हैं कि मेक श्योर करो कि हैनलन इस बेस से बाहर ना जा पाए। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है, मतलब कई मतलब निकल सकते हैं देखा जाए तो। हो सकता है वो कह रहे हैं कि हैनलन को रिस्ट्रिक्ट करो, यहीं पे रहने दो, या फिर उसे खत्म ही कर दो। अब क्या है वो तो हमें 8वें एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद हमें नीबोल्ट स्ट्रीट वाला कुआं दिखाया जाता है जिसके अंदर पेनीवाइज खून और लाशों के अंदर हाइबरनेट कर रहा होता है, लेकिन एकदम से उसकी आंखें खुलती है। देन विल के घर पे रॉनी का फोन आता है जहां रॉनी अजीब बातें कहती है। लाइक पहले तो कहती है कि रिच जल के खत्म हुआ, हमें बहुत दुख है एंड ऑल दैट, लेकिन फिर उसकी बातें वियर्ड होने लगती है, जैसे रिच का जो लंग्स है वो कैसे जला होगा, पॉपकॉर्न की तरह फट गया होगा एंड ऑल दैट। रॉनी की आवाज धीरे धीरे पेनीवाइज जैसी लगने लग जाती है, यानी कि दोस्तों रॉनी फोन ही नहीं की थी विल को, ये पेनीवाइज फोन किया था जो कि विल को डरा रहा था। विल कहता है कि वो पेनीवाइज से बिल्कुल नहीं डरता और पेनीवाइज कहता है कि आई कांट हियर यू। विल चिल्लाता है कि मैं नहीं डरता, लेकिन अगले ही क्षण वो अपने पीछे खून में सने पेनीवाइज को पाता है। पेनीवाइज विल की तरफ कूदता है और अपनी डेड लाइट्स दिखाता है, जिससे विल भी मूर्ति की तरह बन जाता है और यही एग्जैक्ट मोमेंट पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 6th एंड 7th एपिसोड की कहानी और वाकई में 7th एपिसोड काफी क्रेजी थी। एंड में पेनीवाइज अपने हाइबरनेशन से तुरंत ही उठ गया है क्योंकि एक पिलर हटने से वो डेरी के बाहर मूव आउट कर सकता है। अब वो कितना बाहर जा सकता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बाहर तो जा सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। नाउ विल का क्या हुआ? विल मुझे लगता है कि विल गायब हो जाएगा, मतलब वो डेडलाइट से अफेक्टेड तो है ही, साथ ही गायब भी हो गया है क्योंकि अगले एपिसोड की जो प्रीव्यू दिखती है उसमें हम विल के वांटेड पोस्टर को देखते हैं, सॉरी मिसिंग पोस्टर को देखते हैं। लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि विल समहाउ इससे बच जाएगा क्योंकि इट मूवी में हम माइक हैनलन को देखे थे जो कि विल हैनलन का ही बेटा होगा। हाँ, विल अभी तो खत्म नहीं हो सकता। अब दोस्तों इट जो मूवी थी ओरिजिनल, उसके अंदर हम पेनीवाइज को सिर्फ डेरी तक ही फंसा हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये कि या तो पिलर लावा में नहीं पिघला है और उसे वापस जगह पे स्थापित किया जाएगा ताकि पेनीवाइज डेरी में ही फंस के कैद हो जाए, या फिर लिली के पास जो एक एक्स्ट्रा पिलर बचा है उसे वॉर चीफ के दफनाने वाली जगह पे स्थापित किया जाएगा एज 13th पिलर। जो भी हो, फिनाले में एक बात तो तय है कि पेनीवाइज को हरा के वापस हाइबरनेशन में भेजा जाएगा। वैसे एक और बात यह है कि वेलकम टू डेडी के मल्टीपल सीजन्स होने वाले हैं।
जहां हम हर साइकिल के इवेंट्स देखेंगे। फिलहाल हमने 1962 की कहानी डिटेल में देखी है, थोड़ी झलकियां हमें 1908, 1935 की मिलती थी, बट जो आगे सीजन्स आएंगी वो शायद 1935 की कहानी दिखाएगी, देन 1908 की कहानी दिखाएगी। इन सीरीज से हम डेरी के लोगों के बारे में और जान पाएंगे, सारे इंसिडेंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और कई इंसिडेंट्स जो कि बुक में बताए गए हैं, बहुत डिटेल में नहीं दिख रहे हैं हमें, वो सब अब हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्यूचर फैमिली को पास से हम कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो हाँ, नेक्स्ट सीजन में शायद कहानी 1935 में प्राइमरी ली जाएगी, लेकिन उससे पहले फिनाले अभी बाकी है दोस्तों, और जैसे ही वो एपिसोड आएगी मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। सो ये आज वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।